69 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 111 नंबर। ज़रा इसकी प्रकृति को देखिए, इसका पैटर्न देखिए कि क्या है। ये आपको ज्योग्राफी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से पॉलिटी से जोड़कर पूछा है, देशों की सीमाओं से जोड़कर पूछा गया है। जो सामान्य पैटर्न होता है ज्योग्राफी में सवाल पूछे जाने का, इसी प्रकार के पैटर्न जो है वो पुराने समय में पहले, आज से 7 साल 8 साल पहले यूपीएससी फॉलो किया करती थी। और 2024 के भी यूपीएससी पेपर में आपको इस तरह का पैटर्न दिखेगा। अब बीपीएससी भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इस तरह का एक सवाल नहीं है, आपको दूसरा सवाल भी दिखेगा, तीसरा सवाल भी दिखेगा। इसी प्रकार के आपको काफ़ी सारे सवाल दिखेंगे जो बीपीएससी का नया पैटर्न बन गया है। बीपीएससी के नए पैटर्न में आपको बिहार स्पेशल के भी कुछ सवाल दिखेंगे जो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले मैं करवाऊँगा। और बीपीएससी प्रीवियस अगर आपने किया होगा ज्योग्राफी का, तो ये सारे के सारे सवाल 100% जो बिहार स्पेशल के सवाल हैं वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। एक आध सवाल कोई नहीं रिपीट होता होगा। ज्योग्राफी एमसीक्यू का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू के ज्योग्राफी कर रहे हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू अपने चैनल पर कंप्लीट हैं। हिस्ट्री एनसीईआरटी के एमसीक्यू भी अपने चैनल पर कंप्लीट हैं। साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू भी अपने चैनल पर कंप्लीट हैं। उसको बस आपको जाकर प्लेलिस्ट में से देखना है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर भी अपने चैनल पर कंप्लीट है। आप अपने ही एंड से अगर कोशिश करेंगे तो मेरे एंड से कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। मैं उसको और भी ज़्यादा आपको डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सपोर्ट मिले। ध्यान से देखिएगा आज के वीडियो को, बहुत शानदार सवाल होंगे। पिछला जो सवाल किया था उसके आगे का सवाल को हम लोग करेंगे। अंत तक देखा कीजिए। जो बीच बीच में मैं ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ और जो मैं अपने आप को फैक्ट्स बताता हूँ, वो फैक्ट्स एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके। इससे पहले के यूपीएससी पीवाईक्यू ज्योग्राफी वीडियो में हम लोगों ने फर्टिगेशन को पढ़ लिया था। फर्टिगेशन का तात्पर्य भी मैंने आपको समझाया था, जो शायद आज आप भूल गए होंगे। फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के थ्रू फर्टिलाइज़र को खेत में फैलाना, यही होता है फर्टिगेशन का नया तकनीक। इससे जुड़े हुए सवाल 2020 के यूपीएससी में पूछे गए थे, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। वीडियो का प्लेलिस्ट का नाम होगा यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगला सवाल है आज का, जिसको क्या कहा जाता है, शून्य जुताई के क्या लाभ होते हैं। कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ होते हैं। टर्मिनोलॉजी है ये, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूँ की बुआई संभव है। आप मुझे बताइए कि जो चावल की खेती होती है, तो जो चावल का अंश बच जाता है खेत में, उसको जलाए बिना क्या गेहूं की खेती संभव है? अगर उसको जलाए बिना गेहूं की खेती संभव है तो फिर पराली जलाने का क्या है तरीका भाई? क्यों जलाया जाता है पराली? क्या इस प्रकार का संभव है? क्या हम इंसान कुछ गलत कर रहे हैं? चावल की नए पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण भी संभव है। आप धान को डायरेक्ट रोप सकते हैं उसका नर्सरी बनाए बिना। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है या नाइट्रोजन पृथक्करण संभव है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 सामान्य से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या स्टेटमेंट है। मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही है। पराली जलाए बिना भी गेहूं की खेती की जाती है। पराली जलाए बिना भी खेती की जा सकती है। नई फसलों को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाता है। चूँकि जुताई मिट्टी के प्राकृतिक संरचना को बाधा करती है, कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देती है। मगर शून्य जुताई के द्वारा ड्रिलर्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है। ड्रिल करके हम बीजों को बो देंगे खेत को जोते बिना। खेत को बार बार जोतने से खेत का नुकसान होता है, उसकी उर्वरक शक्ति कम होती है। ठीक है, इसलिए ड्रिलर्स का मदद करके, ड्रिलर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट बीज बो सकते हैं खेत में बिना खेतों की जुताई किए हुए। इसी को शून्य जुताई कृषि कहा जाता है, जिसके कारण कार्बन बिखराव अधिक नहीं हो पाता और कार्बन का पृथक्करण संभव हो पाता है। इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है, बीजों को सीधे रोपित किया जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए थे। अगला सवाल है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है।
पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घट गया है। खरीफ दालों का उत्पादन, खरीफ और रबी ये 2 सीजन मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो अलग अलग 3 सीजन माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? रबी, खरीफ और जायद, 3 मौसम होते हैं कृषि के हिसाब से। ठीक है, तो खरीफ का मौसम कौन सा हो गया? तो जो जून जुलाई से शुरू होकर नवंबर दिसंबर तक चलता है, और नवंबर दिसंबर से शुरू होकर मार्च अप्रैल तक जो रहता है उसको कहा जाता है रबी का मौसम। और मार्च अप्रैल से लेकर फिर जो जून जुलाई तक चलता है उसको जायद का मौसम कहा जाता है। ये 3 कृषि मौसमें हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार के फसलों का खेती होता है। लेकिन कुछ फसल हैं जो हर पैटर्न, हर मौसम में हो सकता है। जैसे मक्का उसका उदाहरण हो गया, दाल उसका उदाहरण हो गया। कई सारे प्रकार के चावल भी होते हैं जो खरीफ और रबी में भी उपजाए जाते हैं, लेकिन दाल मुख्य रूप से रबी में ही उपजाया जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल पहला सही है यहाँ पर, दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है। दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का आवश्यक हिस्सा है। दालें अधिकांशतः जड़ दाल फसलें होने के कारण प्रोटीन से समृद्ध होती हैं। मुख्य रूप से दालों में चना और अरहर, तुअर दालें आती हैं। एक चीज़ और सुनिएगा ध्यानपूर्वक, दाल की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ के मौसम वर्षा का मौसम होता है, इसलिए उसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। अब इससे एक और चीज़ आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर वाला वीडियो नहीं होता है मेरे से। देखिए, भारत का पश्चिम भाग जो है ये क्या है? ये है आपका वर्षा कम होता है इस एरिया में। एमपी के पश्चिम भाग ले लीजिए और राजस्थान को ले सकते हैं आप, महाराष्ट्र का रीजन भी ले सकते हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। तो बिहार में ज़्यादा दालों का उत्पादन होगा या पश्चिम भाग में? तो देश के पश्चिम भागों में होगा। इसीलिए वहाँ के खान पान में आपको बेसन की बहुतायत दिखेगी, बेसन की बहुतायत दिखेगी। जैसे गुजरात में हर चीज़ ही बेसन का बना होता है। वहाँ के खाने का सबसे मुख्य अवयव क्या है? जैसे अपने यहाँ दाल चावल है, वहाँ पर क्या है? तो बेसन है। क्यों है भाई? क्योंकि वहाँ पर उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, दालें ज़्यादा उपजती हैं। वर्षा जहाँ पर कम होगा वहाँ पर तुलनात्मक रूप से दालों का उत्पादन ज़्यादा होता है। वहीं दक्षिण में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ पर हर खाने में चावल का अंश दिखेगा ही। बिहार यूपी है, यहाँ पर लगभग हर प्रकार की फसलें होती हैं, तो यहाँ के प्लेट में आपको वेराइटीज़ ज़्यादा दिख जाती हैं कई बार। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी जो है हमारे खान पान से संबंधित होता है। क्या पता अगली बार यही विश्लेषण पूछ ले आपसे। मुख्यतः दालों में चना और अरहर, तुअर दालें आती हैं। उड़द, मटर, मूंग, मसूर आदि दालें भी आती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल बन गई है। इसकी खेती खरीफ और रबी फसल के साथ की जाती है। 18-19 का यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है जो आपको याद नहीं रखना है, आपको पैटर्न याद में रखना है कि देश के पश्चिम भागों में मुख्य रूप से राजस्थान, वैसे एमपी में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, लेकिन भारत दालों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? तो बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे मोजाम्बिक जैसे जो देश हैं वहाँ से भारत सरकार को दालें मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि दाल भारत में हर थाली में रोज़ का ही भोजन होता है। अगला सवाल है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। इस फसल के बारे में आपको पहचानना है, और ये आपको 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। 7th या 8th में है कॉपी पेस्ट, ये लाइन ही कॉपी पेस्ट है। ये डिट्टो, ये लाइन कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, एनसीईआरटी से उठा के इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। 8 या 9 की एनसीईआरटी है, आप देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगा आपको। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवस, 210 दिन कितना हो गया भाई? एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने सारे महीने हो गए, कितना लंबा महीना हो। लगभग में 7 महीने हो गए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ता है। 50 से 100 सेंटीमीटर मात्र वर्षा, यानी कि वर्षा कम है। कंपेयर करें तो वर्षा कम है, 50 से 100 सेंटीमीटर ही वर्षा है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो। नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? इस प्रकार के सवालों को हल करना आसान नहीं होता एग्जाम में। ध्यान से सुनिए किस प्रकार हल किया जाता है। ये होता है काली मृदा में। 7 महीने लगते हैं इसको। 7 महीने क्या? जूट में हमें नहीं पता, जूट के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जूट तो हो ही नहीं सकता। चाय के लिए भी पानी चाहिए, और चाय की फसल 7 महीने नहीं लगते उसको तैयार होने में। गन्ने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में 1 किलो गन्ना में कम से कम 210 लीटर ज़्यादा पानी की चाहिए होता ज़रूरत, तो ये भी नहीं हो सकता। और कपास की खेती काली मृदा पर ही होती है,
इस प्रकार से इसका उत्तर निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा पर उपजने वाली फसल जिसका नाम कपास है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उपोष्ण प्रकृति की होती है, भारत के पश्चिमी भागों में ज़्यादा उपजाया जाता है। काली मृदा जो होती है, आग्नेय चट्टान से निर्मित मृदा जो होती है, उसकी जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है और वहीं पर इसको उपजाया जाता है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये कठिन सवाल था, आप एग्जाम में इसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के गन्ना कृषि के बारे में पूछा गया है। 2020 का पेपर जो यूपीएससी का था ना, सबसे ख़राब पेपर था, बकवास था, इतना ज़्यादा बकवास था जैसे लग रहा था एग्रीकल्चर का पेपर दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के ही सारे सवाल भर दिए थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने सारे सवाल मैं आपको 2020 का करवा चुका हूँ। भारत में गन्ने की खेती की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है, ये अत्यधिक कॉम्प्लेक्स सवाल था, इसको एग्जाम में भी मैक्सिमम बच्चे छोड़ कर ही आए थे। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कालिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कालिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कालिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सैंटलिंग से की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 यहाँ पर सही था, दूसरा तीसरा गलत था। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन ये यूपीएससी का वो सवाल था जिसको आपको छोड़ कर आना होता है एग्जाम में। गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई थी। अब ये पूछ सकता है आपसे, मानव प्रवास के द्वारा एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने कृषि आई, इसका उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? न्यू गिनी से माना जाता है। आइलैंड है न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए आपको आइलैंड दिख जाएगा वहाँ पर। उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चिप सेंटलिंग्स पद्धति का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत बर्ड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है, फिर पौधे को मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। एक नर्सरी हमने बनाई जिसमें छोटे छोटे गन्ने हमने उपजा लिए। अब इसको उठाकर क्या करेंगे हम? नर्सरी में क्या होता है भाई? नर्सरी का मतलब ही होता है वहाँ पर शुरुआत में उनका पोषण किया जाता है। जैसे बच्चों का भी नर्सरी होता है तो बच्चों को शुरुआत में पोषण होता है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ। अब इस बच्चे को उठाकर या इस गन्ने को उठाकर हम क्या करेंगे? बड़े वाले स्कूल में या बड़े वाले खेत में डाल देंगे। तो यही तो नर्सरी का भी काम होता है, यही पौधों का भी नर्सरी का काम होता है। इस पद्धति से 40 से 50% तक कृषि स्रोतों में 80% दिया बीज की बचत होती है। गन्ना उत्पादन के लिए इसके अधिक गड्ढा विधि, ट्रेंच विधि, मेड और नालिका विधि, उत्तक संवर्धन विधि आदि आते हैं। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि गड्ढा विधि, ट्रेंच विधि, मेड और नाली विधि जो है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? और तो ये सब के सब गन्ना उत्पादन से संबंधित हैं, कृपया इसको ध्यान में रखें। ओके, तो यही एक गन्ना विधि था जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है बर्ड चिप सेंटलिंग्स। ये गन्ना उत्पादन की विधि है, पद्धति है। बर्ड चिप सेंटलिंग पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो गन्ना उत्पादन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों का परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही हो जाएगा। फसल विविधीकरण, और इसको क्या कहा जाए? दूसरा शब्द बहुत ही खतरनाक है, इसको कहा जाता है सिंब आधिक्य। सिंब आधिक्य किसको कहा जाता है? तीसरा है टेंसियोमीटर का उपयोग, और चौथा है ऊर्ध्वाधर कृषि। भारत के संदर्भ में ये सारी की सारी कृषि जो है परितंत्र के अनुकूलित कृषि माना जाता है इन सभी पद्धतियों को। सिंब आधिक्य मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्लिष्ट हिंदी लिखा है इन्होंने। इसका तात्पर्य होता है कृषि की ऐसी पद्धति जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरक के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? सिंब आधिक्य कृषि कहा जाता है। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टेंसियोमीटर कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिससे मिट्टी की नमी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। हाइग्रोमीटर के बारे में बीपीएससी ने 67 में पूछा था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेंसियोमीटर का क्या उपयोग होता है? टेंसियोमीटर का क्या उपयोग होता है? टेंसियोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है टेंसियोमीटर के द्वारा। टेंसियोमीटर के द्वारा मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। इतनी बार अगर बोला है तो आज के बाद जीवन में कभी मत भूलिएगा, हो सकता है अगली बार ये आपसे एग्जाम में पूछ ले। लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उपयुक्त आंसर ए माना गया था। तो अब जो भी इसका आंसर है 1 2 3 उन्होंने माना था, लेकिन सभी जगहों पर इसका 1 2 3 4 दिया गया है, क्योंकि भारत में वर्टिकल फार्मिंग भी की जा सकती है आसानी से। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर इसको भी देखेंगे हम लोग सवाल में क्या लिखा हुआ है। बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पाइरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है।
यह ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती है। इसका प्रमुख उदाहरण होता है जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ में केरल में किया गया था, अनेक सब्जियों का उत्पादन किया गया था। उसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? तो बायोचार कहा जाता है। बायोचार को देखते हैं जरा क्या है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धि कर के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्मजीवी वृद्धि को बढ़ावा देता है। नाइट्रोजन यौगीकरण यानी कि राइजोबियम की यहाँ पर बात हो रही है। राइजोबियम का काम क्या होता है भाई? तो नाइट्रोजन का पृथक्करण करना राइजोबियम का काम होता है। पृथक्करण का तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा समझिएगा, बढ़ जाऊं क्या या समझा तो समझ लीजिए ज़रा इसको क्या कहा जाता है। हमारे जो वातावरण है उसमें क्या है भाई? 78% के करीब में N2 है, ठीक है। 21% क्या है? तो ऑक्सीजन है। बाकी 1% में सारे के सारे गैस आते हैं जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे आते हैं। ये जो 78% नाइट्रोजन है ना, इसका उपयोग ना तो मानव डायरेक्ट कर सकता है ना तो पेड़ पौधे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कई सारे जीव का क्या काम होता है कि नाइट्रोजन का पृथक्करण करके उसको उपयोग लायक बनाना कई सारे सूक्ष्म जीव भी करते हैं और बहुत सारे माध्यमों से जैसे तरित झंझावात के द्वारा भी नाइट्रोजन का पृथक्करण हो सकता है जो आकाशीय बिजली गिरती है। तो इसी प्रकार का एक जीव होता है जिसको कहा जाता है राइजोबियम, जो क्या होता है? जो मौजूद होता है दाल और फलियां वाले जो उत्पाद होते हैं उनके जड़ों मौजूद होता है ये। और ये क्या करता है? पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन का पृथक्करण करके पेड़ पौधों के लिए उसको उपयोगी बनाने का काम करता है। यूरिया जो हम खेत में डालते हैं वो भी यही करता है। नाइट्रोजन का दरअसल में काम क्या होता है? तो विकास करना, जैसे पेड़ पौधों को बड़ा करने में, उनकी वृद्धि में नाइट्रोजन का बहुत अहम योगदान होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट में उसी की बात कर रहा है ये। आई होप आप समझे होंगे, इतना बड़ा मैंने समझाया, छोटा सा ही था ये तो। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम के जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है। ये मुख्य रूप से बायोचार एक तकनीक है। अब पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या होता है भाई? यहाँ पर लिखा हुआ पायरोलिसिस होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि भाई कचरों को इकट्ठा करो और उससे बायोफ्यूल का निर्माण करते हैं हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसी प्रक्रिया को पायरोलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। एग्रीकल्चर में ये होता है और उससे द्वारा क्या होता है? तो कार्बन समृद्ध सामग्री हमें मिलती है और उर्वरता बढ़ाने में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। इतना भी ध्यान अगर आप रखेंगे तो भी सही रहेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। खरीफ में धान में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है क्या? धान की। ज्वार की खेती का अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती का अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती का अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। क्या लिखा हुआ है? निरंतर घटा है। मैंने जब एलिमिनेशन सिखाया था आपको तो मैंने बताया था कि लगातार, निरंतर, केवल, क्या बोला था मैंने? लगातार, निरंतर। एग्ज़ाम में मदद करेगा, अभी आप समझेंगे ही नहीं, लेगा पता नहीं क्या बोल रहा है ये आदमी। केवल, ये वो शब्द होते हैं जो अगर आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है तो नहीं आते हुए भी अगर आपको उसको एलिमिनेट करना है तो उसी स्टेटमेंट को सबसे पहले एलिमिनेट कीजिएगा। ये अक्सर गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि ये सारे एक्सेप्शन होते हैं। लगातार जरूरी थोड़ी नहीं कि पिछले 5 वर्षों से घट ही रहा हो, एक वर्ष में भी अगर बढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निरंतर भी यही है, शब्द बस अलग अलग है। केवल का तात्पर्य होता है ओनली। अब ये जहाँ पर लग जाती है इसको अतिवादी शब्द कहा जाता है, तो वहाँ पर एलिमिनेशन का मेथड लग सकता है। देखिए क्या उपयुक्त कौन से कथन सही है। चौथा को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे, नहीं भी आता हुआ सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये बड़ा ही अच्छा रहता है एलिमिनेशन को लेकर। आपको नहीं पता होगा, 3 नहीं पता होगा, लेकिन लगातार शब्द के कारण अगर आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कितना भी पढ़ लिख कर जाएंगे, इन चीज़ों का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा एलिमिनेशन को लेकर। किसी भी आसान से आसान पेपर में 50 से 60 से ज़्यादा सवाल आपको नहीं आएगा। मैं आज ही बता देता हूँ, 70 में भी ऐसा ही होगा। 60 सवाल ज़्यादा आपको नहीं आएगा। उतना भी आ रहा है तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी है।
आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया था, इसलिए इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हो गया होगा। भारतीय कृषि पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि के संकल्पना का महत्व बढ़ा है। इसका क्या मतलब होता है? संरक्षण कृषि का क्या तात्पर्य होता है? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार मतलब छोड़ना, परिहार का मतलब होता है न्यूनतम जोत को अपनाना। बागानी फसलों की खेती का परिहार, बागानी फसलों को छोड़ देना। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना। जैसे खेत है, खेत में जहाँ पर फसल लगाए वो तो ठीक है, बाकी जो मृदा खाली है उसको ढक देना। उसको ढकने से क्या होगा? उसकी उर्वरक शक्ति बनी हुई रहती है, पानी बना हुआ रहता है, खेत सूखता नहीं है। स्थानिक व कालिक फसल अनुक्रम, फसल आवर्तनों को अपनाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2, 4, 5 यहाँ पर सही हो जाएगा। 2, 4, 5 यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, परिहार वाला दोनों गलत था। इसके तहत में मृदा और खेत का संरक्षण किया जाता है, बचाया जाता है, न कि किसी चीज़ को छोड़ा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन जरा हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहा जाता है इसको? संरक्षण कृषि को संरक्षण कृषि पद्धति के अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीक की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन किया जाता है। संरक्षण कृषि का यही तात्पर्य होता है। संरक्षण कृषि में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता है, जुताई रहित होती है, जिसको शून्य जुताई खेती भी कहते हैं, या अगर जोता भी जाता है तो बहुत कम जोता जाता है और फिर खेत को ढक कर भी रखा जाता है। जो बाकी खेत जिस पर फसल नहीं लगा हुआ है उसको फसल के अवशेषों से ही हम ढक देते हैं, जिससे फसल अवशेषों मृदा की सतह बने रहते हैं। इससे मृदा संरक्षण बहुत कम हो जाता है, मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है, मृदा का संरक्षण ज़्यादा हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा को ढककर रखना आवश्यक होता है और इससे क्या होता है भाई? तो मृदा संरक्षण भी हो जाता है, पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाता है। फसल विविधीकरण को अपनाया जाता है। फसल के विविधीकरण से क्या होता है? खेत की उर्वरता में एक साइकिल बनता है, रोटेशन बनता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या, उससे पहले एक चीज़ और है यहाँ पर। संरक्षण कृषि के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कई संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे लेजर लेवलर, रेंज बेल्ट प्लांट, हैप्पी सीडर टार्बो, सीडर से शून्य जुताई, बूंद बूंद सिंचाई जिसको ड्रॉप इरिगेशन कहते हैं। ये सब संरक्षण कृषि के तहत ही आते हैं। हो सकता है अगली बार यही सब पूछ ले आपसे। अगला सवाल है, निम्नलिखित पद्धतियों से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि की कम जुताई या शून्य जुताई, और खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम के प्रयोग से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है। फसल अवशेषों को खेत में ही रहने देना। इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। भूमि की कम या शून्य जुताई, फसल अवशेषों को खेत में ही रहने देना कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग इस संदर्भ में प्रभावी नहीं माना जाता है। जिप्सम का प्रयोग इसके लिए नहीं होता है। अगला सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे भी पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने नीम लेपित यूरिया शुरू किया था। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने भाषण में भी कई सारे जगहों पर इसकी चर्चा की। नीम लेपित यूरिया यानी कि जो नॉर्मल यूरिया होता है उसके ऊपर में हम लोग नीम की कोटिंग कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो यूरिया था पहले किसानों के लिए बांटा जाता था भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी पर, उसको व्यापारी खरीद लेते थे और उसको अपने यहाँ पर उद्योगों में उसको उपयोग कर लेते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, इस पर नीम का लेपन चढ़ाना शुरू कर दिया। एक तो इससे ये हो गया कि व्यापारी अब उसको उद्योग में उपयोग नहीं कर पाएंगे और चोरी नहीं होगा यूरिया का। दूसरा ये भी इससे हो जाता है कि ये क्या करता है, जीवाणुओं को भी मारता है कहीं ना कहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमी कर देता है। साथ ही साथ उद्योगों में भी इसको उपयोग नहीं किया जा सकता है और मृदा में धीरे धीरे घुलेगा। उससे क्या होगा, लंबे समय तक एक ही बार में यूरिया अगर आपने उपयोग किया है तो वो लंबे समय तक आपके खेत में बना हुआ रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं और इसको भारत सरकार ने शुरू किया था। सरकार ने 2015 में यूरिया उत्पादों को 100% तक नीम लेपित करने के लिए मंजूरी भी दे दी थी। कम से कम 75% घरेलू यूरिया उत्पादन का नीम लेपित उत्पाद अनिवार्य कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। FAO का एक चर्चा में है, देखिए क्या है ये। FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? FAO का एक क्या था, तो उसका सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है किस चीज़ को, और पूछा गया कि इसका संपूर्ण लक्ष्य क्या रखा गया। FAO का एक कार्यक्रम है, FAO का एक कार्यक्रम है ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम।
जिसमें पारंपरिक रूप से जो दुनिया भर में कृषि की तकनीकी अपनाई जा रही उसको हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने के लिए एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम है। एफएओ का मुख्यालय रोम में है। एफएओ एक बॉडी है जो दुनिया भर में खाद्य उत्पादन और खाद्य के बंटवारे से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल रहती है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है, अभिनिर्धारित GIHS स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य, कृषि जैव विविधता, स्थानीय समुदाय के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण और संरक्षण करना है। जैसे भारत में अगर कोई बहुत पुरानी एग्रीकल्चर की तकनीक है तो क्या उसको संरक्षित करना है, ये इसमें कहा गया है। इस प्रकार से अभिनिर्धारित GIHS सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक की हैसियत प्रदान करना है। GI टैग भी देना है इसके तहत में। ये पूछा गया 3 स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही है। देखिए कई बार सवाल को आप अगर उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है उसी को आप पढ़ेंगे तो भी आप सही कर ले जाएंगे। फुल फॉर्म में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फुल फॉर्म में? ज़रा इसको हल कीजिए। देखने में सब सवाल बड़े होते, बहुत आसान होते हैं ये हल करने। बस आपका दिमाग उतना ही शांत रहे जितना अभी आपका है। ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। हेरिटेज नए पद्धतियों का तो नहीं बनाया जाता है। हेरिटेज में वही चीज़, विरासत का मतलब ही होता है कि भाई पहले से जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित करना, यही मतलब होता है हेरिटेज का। तो पहला में तो आधुनिक लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता है। GIS की तो कोई बात ही नहीं की गई है, क्योंकि FAO का तो कोई लेना देना ही नहीं है भौगोलिक संकेतकों से। और GI कृषि पद्धति को कैसे दिया जा सकता है? उत्पादों को दिया जाता है, उत्पाद को दिया जाता है। भाई ये जो होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, GI टैग, ये उत्पादों को दिया जाता है, कृषि पद्धति को तो नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग अगर पर लगाएंगे बड़े बड़े आंसर, बहुत बड़ा देखने में सवाल था लेकिन एक लाइन का था, कुछ था ही नहीं इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, पहला तीसरा बिल्कुल गलत होगा। अब आपको अंदाज़ा लगा होगा कि किस प्रकार से PT में सवालों को नहीं आते हुए भी हल किया जाता है। एक मैंने एलिमिनेशन का दिखाया आपको, एक मैंने फुल फॉर्म, पिछली बार BPSC ने एक फुल फॉर्म पूछा। फुल फॉर्म तो एक ही हो सकता है ना, फुल फॉर्म तो एक ही हो सकता है। UPSC है, इसका फुल फॉर्म तो एक ही होगा। उसमें एकमात्र ऐसा ऑप्शन था पिछली बार के 69 के पेपर में जिसमें एक चीज़ नाम लिखा हुआ था, बाकी सब में दो फुल फॉर्म कैसे हो सकते किसी एक शब्द के? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा इसका, ये तो थोड़ी ना होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो UPPSC हो जाएगा ना वो। फुल फॉर्म एक ही चीज़ का, एक चीज़ का एक ही हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा तार्किक रहिएगा, एग्जाम में आपको मदद करेगा। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम को, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्वाइन ड्रिप सिंचाई का प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है, मतलब कि इंटर क्रॉप्स की ज़्यादा गुंजाइश होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या, तीसरे स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या है। बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता रासायनिक या अकार्बनिक उपयोगों का। अकार्बनिक का भी उपयोग नहीं हो सकता क्या? अकार्बनिक का भी उपयोग नहीं हो सकता, शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। तीसरा को अगर आप एलिमिनेट करते तो इसका आंसर झट से निकल कर आ जाता। गन्ना उत्पादन के लिए व्यवहारिक उपागम धारणीय गन्ना उपक्रम को इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के तथा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा एक परियोजना के रूप में 2009 में शुरू किया गया था। यह पहल सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन से प्रभावित है, जिसमें जल की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कमी करने में सफलता पाई गई है। मृदा के नमी का इस्तेमाल शुष्क भूमि फसलों को उगाने में किया जा सकता है। जल का दक्ष उपयोग होता है। गन्ने की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सहायक होती है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार में अत्यंत आवश्यक होता है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर सस्यन इंटर क्रॉपिंग की ज़्यादा गुंजाइश होती है। और देखिए इसमें क्या लिखा हो सबसे अंत में, इस पद्धति में जल व बीज के अलावा
उर्वरक पर निर्भरता भी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता। इस बिल्कुल भी, मैंने अतिवादी शब्द आपको बताया कि उसको हमेशा एलिमिनेट कीजिएगा। एग्ज़ाम में भी अतिवादी शब्द को एलिमिनेट कीजिएगा। बिल्कुल भी, केवल, लगातार, निरंतर, ये सब अतिवादी शब्द होते हैं। ये आपको झट से आंसर दे देंगे। यहाँ पर भी वही हुआ। अगला सवाल है कपास, धान, मूंगफली, गेहूँ कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें कौन सी हैं? 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि गेहूँ रबी की फसल है। इसको पकने के लिए अच्छा खासा तापमान चाहिए। अप्रैल महीना में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसको 35 डिग्री से ज़्यादा का तापमान चाहिए होता है ऑन एन एवरेज पकने के लिए। लेकिन जब इसको बोया जाता है तब इसको तापमान कम चाहिए। जब बोया जाता है तब इसको तापमान कम चाहिए, लेकिन जब इसको काटा जाता है तो तब तापमान इसको ज़्यादा चाहिए। इसीलिए दिसंबर में जब इसको बोया जाता है या नवंबर के लास्ट में बोया जाता है तब क्या चाहिए इसको, तब इसको तापमान, टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम चाहिए। और जब इसको काटा जाता है तब इसको तापमान ज़्यादा चाहिए। वो केवल और केवल कब हो सकता है? तो वो केवल और केवल रबी के समय ही हो सकता है, खरीफ के समय में नहीं हो सकता, क्योंकि खरीफ के फसल में काटते समय में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कम होता है। दिसंबर नवंबर के आसपास में खरीफ की फसलें कटती हैं, उसमें ठंड का मौसम होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने सी बॉकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही, इस पादप का क्या महत्व है? बॉकथॉर्न कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है, यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के भली भांति अनुकूलित होता है। तुंगता का मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले, ऊंचाई वाले पहाड़ों में। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। पोषकीय मान ज़्यादा होता है और जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी ये जीवित रह सकता है। मृदा संरक्षण में भी सहायक होता है, मरुस्थलीकरण को भी रोकता है, पहाड़ों को लैंडस्लाइड से भी रोक सकता है। क्यों? क्योंकि मृदा संरक्षण में ये क्या होता है? सहायक होता है। और ऊंचे पहाड़ में भी जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। एक पर्णपाती झाड़ीदार पौधा है, उस समय इसको लगाने की बात की गई थी, इसीलिए उस समय के सवाल पूछा गया था। क्या कहा था? उसको बकथोर्न कहा जाता है। इसकी शाखाएं घनी, कठोर और कटीली होती, इसकी जड़ें तीव्रता और व्यापक सतह पर फैल जाती है और इसी कारण से इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे क्या होगा? लैंडस्लाइड वगैरह की घटना भी कम हो सकती है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिमालय के राज्यों में इसको बोया जाता है, हिमालय के राज्यों में। और इसका फल पोषणीय, खाने योग्य होते हैं। इसका उपयोग जूस तैयार करने में और भी कई सारी चीज़ों में किया जा सकता है और दवाइयों में भी उपयोग किया जा सकता है। इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है। लद्दाखी पौधा, सुनहरा पौधा, सोने की खान, गोल्ड माइन जैसे अन्य चर्चित नाम से भी जाना जाता है। इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है। आज का अगला सवाल है, निम्न से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती का तात्पर्य होता है पशुपालन और शस्य उत्पादन के एक साथ करना, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। इसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। ये यूपीएससी में पूछा 2012 में और यूपीपीएससी में पूछा 2018 में। ठीक है। भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर उपयुक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों ही। लोबिया, मूंग, अरहर तीनों को उपयोग किया जाता है। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यूपीएससी ने इसका विकल्प ए माना था, यूपीएससी ने 1 और 2 माना था, लेकिन अरहर का भी उपयोग कहीं कहीं पर होता है। ठीक है। बारहमासी फलीदार दलहनी फसल है अरहर। इसकी उपज उष्ण उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों में व्यापक रूप से की जाती है। विश्व में अरहर उत्पादन भारत, म्यांमार इन सभी जगहों पर किया जाता है। अरहर का उपयोग दाल के रूप में मनुष्यों में प्रोटीन की उपलब्धता के लिए वो चारे हेतु किया जाता है। चारे हेतु कम किया जाता है। अरहर मुख्य रूप से दाल के लिए उत्पादित की जाती है, चारे के रूप में कम किया जाता है, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है दाल अरहर की, तो इसीलिए चारे के रूप में कम किया जाता है। इसलिए शायद यूपीएससी ने इसका ए माना हो। लेकिन अगर यूपीएससी का ही देखेंगे, क्या कहीं भी नहीं किया जाता? तो नहीं किया जाता है, इसका चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो 3 होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी ने 1 माना था, तो आप भी ए ही मानिएगा, 1 और 2 को ही मान कर चलिएगा। भारत के निम्नलिखित फसलों विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल हैं? मूंगफली, तिल और बाजरा। वर्षा आधारित कौन से फसल हैं इसमें से? वर्षा आधारित फसलें भारत में खरीफ फसलों के रूप में जानी जाती है। ये फसलें जुलाई में बोई जाती हैं। वर्षा आधारित फसल का क्या तात्पर्य हो गया? खरीफ फसलें। क्यों भाई? क्योंकि जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है इनको। तो ये वर्षा का पूरा मौसम होता है सितंबर के लास्ट तक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों ही वर्षा आधारित फसलें हैं। धान अथवा चावल, ज्वार की क्षेत्रफल उत्पादन दृष्टि से देश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मांडुआ, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, कपास, गन्ना, सोयाबीन, ये सब के सब वर्षा आधारित फसलें हैं। 2011 का सवाल है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त होगा? गंगा के निचले मैदान की बात हो रही है, कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उपयोग होगा? तो धान और जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। गंगा का निचला मैदान का तात्पर्य क्या है? यही नहीं समझे होंगे। गंगा जी ये बह रही, क्या इसको निचला मैदान कहते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं, गलत गलत। निचला मैदान का तात्पर्य गंगा का यह उपरोक्त मैदान हुआ जिसमें उत्तराखंड और ऊपर वाले यूपी के प्रदेश आएंगे। सबसे निचला मैदान कौन सा हो गया? बिहार का सीमावर्ती प्रदेश, बिहार का सीमावर्ती जिला, जो कहाँ पर हो गया? बंगाल से लगने वाली सीमा, और बंगाल हो गया गंगा का निचला प्रदेश। गंगा का निचला मैदान कौन सा हो गया? गंगा के मैदान को अलग अलग भागों में बांटते हैं हम लोग, इसमें अलग अलग मैदान आते हैं। तो गंगा का सबसे निचला मैदान कौन सा हो गया? इसीलिए नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप इस सवाल को। आप समझेंगे गंगा के दक्षिण, जबकि गंगा के निचला मैदान का तात्पर्य हुआ बिहार का पूर्वी इलाका और पश्चिम बंगाल का इलाका। तो वहाँ पर क्या होगा भाई? वहाँ पर जल बहुत ज़्यादा अधिकता है, और वहाँ पर किन चीज़ों की खेती ज़्यादा होती है? तो जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ में धान की खेती होती है वहाँ पर ज़्यादा। कपास की खेती तो हो ही नहीं सकती, गेहूं की खेती भी कम होती है उस क्षेत्र में, कपास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए धान और जूट की खेती होती है। ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका विश्लेषण का क्षमता डेवलप होगा। पढ़ तो आप ऑलरेडी चुके हैं कि आपको नहीं पता कि पूर्वी बिहार में, बंगाल में जूट का उत्पादन होता है, लेकिन उस जूट उत्पादन को इस प्रकार से जोड़कर पूछा जा सकता है, ये आप नहीं सोचते हैं। तो ये कैसे सोचेंगे? क्वेश्चन के थ्रू में समझेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर तापमान दिया हुआ है, बाकी तो आप समझ गए होंगे, मैंने जो समझाया है उसी से। खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज एग्रीकल्चर भी मैंने एंड कर दिया ज्योग्राफी से। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा, कम से कम एलिमिनेशन तो सीख ही गए होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।